एक बात हमेशा याद रखना कि सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव का एक ठोकर इंसान को कई गुना मजबूत बना सकता है। देखिए, पुरानी कहावत भी है कि ठोकर खाने के बाद अकल आती है, बादाम खाने के बाद नहीं। तो अगर आपको एक बार में सफलता नहीं मिलती है तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। हो उसके 1-2 बार जब आप ठोकर खाएँ, आपको कुछ अनुभव हो कि मेरी ये गलतियाँ जो है मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, तो आपको अगली बार में सफलता मिल जाए। तो देखिए, गलतियों से इंसान सीखता है और गलतियों में सुधार करने के बाद इंसान सक्सेसफुल हो जाता है। देखिए, आज है 9 फरवरी और आज की वीडियो में टोटल 11 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बनी रही है और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है, इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज करंट नंबर का पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार जी। देखिए, अक्षय कुमार के अलावा क्रिकेटर ऋषभ पंत को भी जो है दिसंबर 2021 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अक्षय कुमार और जो आपके ऋषभ पंत है, ये दोनों जो है उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसको याद रखना है। और आज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। देखते हैं कितने लोगों को पता है, डेली मैं नाम लेता रहता हूँ, आज आपको बताना है। अगला कि हाल ही में बी आर चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले किस अभिनेता का 74 साल की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए, जो बी आर चोपड़ा वाली जो महाभारत सीरियल आती थी, उसमें भीम का किरदार इन्होंने निभाया था। यहाँ पे फोटो दिख रही है, इनका नाम है प्रवीण कुमार सोबती। तो प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया है। देखिए, जो आपके प्रवीण कुमार हैं, ये महाभारत सीरियल के अतिरिक्त कई बॉलीवुड फिल्मों में भी जो है अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जो है जाने जाते हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए थे महाभारत सीरियल में भीम का किरदार निभाकर। तो याद रखिएगा, भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती का हाल ही में निधन हो गया। कौन सा सीरियल था ये? बी आर चोपड़ा वाली जो महाभारत थी। अब तो महाभारत के कई सारे वर्जन आ गए हैं और महाभारत में जो भीम वगैरह भी हैं, सिक्स पैक वाले आ गए हैं, पाउडर खा के बॉडी बना के जो है अब नए नए जो है चेहरे आ गए हैं। अगला है कि न्याय मित्र द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक, देखिए ध्यान सुनिएगा इस प्रश्न को, ये प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि न्याय मित्र के द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 तक देश भर की विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े कुल कितने आपराधिक मामले लंबित थे? देखिए, यहाँ पे विधायकों की बात हो रही है, ठीक है, और अभी विधानसभा चुनाव भी चल रहा है। तो देखिए, जो न्याय मित्र होते हैं, उनके द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 तक देश की विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े कुल जो है 4,984 मामले जो है ये लंबित पाए गए हैं। न्याय मित्र किनको कहते हैं ये भी जान लीजिए। इनका काम क्या होता है, कैसे ये डाटा कलेक्ट करते हैं? देखिए, न्यायमूर्ति को जो है सर्वोच्च न्यायालय ने सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु विशेष अदालतें स्थापित करने में सहायता के लिए नियुक्त किया था। और न्याय मित्र वह व्यक्ति होता है जो किसी मामले में पक्षकार नहीं होता है तथा जो मामले के मुद्दों पर असर डालने वाली जानकारी, विशेषज्ञता या फिर अंतर्दृष्टि प्रदान करके जो है अदालत की सहायता करता है। तो ये था न्याय मित्र के बारे में जानकारी कि न्याय मित्र कौन होता है। ये केवल डाटा कलेक्शन का काम करता है, बताता है कि इतने सांसद और इतने विधायकों पे जो है इतने मामले लंबित हैं। तो यहाँ पे डेट दी गई है और आंकड़ा दिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग किस वर्ष तक 1.3 से 1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद है? तो देखिए, ये टारगेट ईयर है वर्ष 2030, याद रखेगा। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में जो बहुत खास चुनिंदा चीज़ें होंगी उनको मैं प्योर करके आपको दे दूंगा, जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। बाकी तो मैंने सारा प्रश्न तो आपको दे दिया है। और जिन लोगों ने बजट का वीडियो नहीं देखा है वो बजट का वीडियो देख लेंगे। बजट का वीडियो जो है वहाँ पे उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की गई है, तो आप उसको डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको ईडीएफ पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईडीएफ पीडीएफ वो लोग पढ़ते हैं जिनको शौक होता है कि चलो ठीक है, पौधा लेके जो है बैठे रहें। तो अगर आप पूरा वीडियो देखने की आदत डालिए तो पूरे वीडियो में क्या होता है कि देखिए, जो चीज़ ऑडियो विजुअल होती है, यानी कि सुन भी हम रहे हैं उसको ऑडियो को, और विजुअल मतलब दिखाई भी दे रहा है स्क्रीन पे, तो वो चीज़ें दिमाग में ज़्यादा जो है स्ट्राइक करती हैं। तो यहाँ पे आपको दिखता भी है और आप सुनते भी हैं। तो कम समय में अधिक पढ़ाई डेली हम लोग करते हैं। तो अभी देखिए, यहाँ पे बात हो रही है इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 की। इसके मुताबिक अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद पूरे भारत में कोयले की जो मांग है ये वर्ष मतलब एक टारगेट ईयर है 2030, ठीक है। तो 2030 तक जो आपका कोयले का डिमांड है ये 1.3 से 1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने का उम्मीद है।
देखिए भारत सरकार तो बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है कि लोगों सोलर सोलर पैनल यूज़ करें, या फिर जो भी है, जो भी अक्षय ऊर्जा के साधन है, जैसे पवन एनर्जी हो गई, मतलब विंड एनर्जी हो गई, तो उसके लिए पवन चक्की और ये सब सारी चीज़ सेटअप लगानी पड़ेंगी, जो कि बहुत महंगा है। आम इंसान अपना मकान बना ले वही बहुत चीज़ है। तो खैर मोदी सरकार जो है ये भी आवास वाली भी योजना लेकर आई है, लेकिन फिर भी अभी तक क्या है कि जो पुराने रसूखदार लोग थे उनका मकान तो बन जा रहा है सरकारी योजना से, लेकिन गरीब लोगों का मकान अभी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ऐसे कई सारे मामले मैंने खुद देखे हैं कि कई सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके मकान आवास जो है अभी तक पास नहीं हो पाए हैं। बाकी जो दलाल नेता हैं वो करते क्या हैं, वो जो है पैसे लेकर जिनका 1 फ्लोर का मकान है उसको सेकंड फ्लोर का भी जो है, चलो ठीक है पैसा तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट करा दे रहे हैं, तो अपना 20-25 हज़ार रुपये लेके सेटिंग करवा के जो है पैसे आवंटित करवा लेते हैं। और बहुत सारे प्रधान तो ऐसे नालायक और एक तरीके से कहा जाए लतखोर टाइप के हैं, उन्हें जूते से मारना चाहिए कि मतलब वो क्या करते हैं, गरीबों का पैसा अकाउंट में आ रहा है प्रधान जी के खाते में, प्रधान जी जो है उसको कह रहे हैं कि बेटा इतना दो नहीं तो तुम्हारा पैसा वापस करवा देंगे, तो वो लोग उनका आवाज़ भी छीन ले रहे हैं। तो ये देखिए बहुत ही पाप का काम है। अगर आप ऑथराइज किए गए हैं कि आप जो है फला फला को आवास आवंटित करेंगे, उसने अप्लाई किया था, तो आप उसके पैसे उसको पहुंचाइए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी आसानी से जी सके। तो ये थी थोड़ी सी जो है सामाजिक बातें। देखिए ये जो वृद्धि है 2000 मतलब आपको बता दूं, देखिए ये वृद्धि जो आपकी यहाँ पे दी गई है, तो ये 955.26 मिलियन टन की मौजूदा 2019-20 की मांग का 63% है। यानी कि डिमांड तो कुछ कम हो रहा है लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है। देखिए केंद्र सरकार ने कोयला खनन निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर जो है अब कोयला का खनन करेगा और इसे अपने सबसे महत्वाकांक्षी कोयला क्षेत्र में सुधारों में से एक के रूप में दावा किया गया है। मतलब केंद्र सरकार कह रही है कि अगर कोयला का खनन जो है ये प्राइवेट सेक्टर के लोग करेंगे तो हो सके कोयला सस्ता हो जाए और ये जो है एक कोयले क्षेत्र में सुधार के रूप में उभरे। अगला कि हाल ही में पाकिस्तान ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक नया समझौता किया है। तो देखिए ये अमाउंट है 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर। देखिए ऐसा लगता है कि इमरान खान जो है ये पूरा का पूरा पाकिस्तान ससुरा बेच देगा। कैसे बेच रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। देखिए चीन में एक प्लेस है जो आपका उत्तरी पश्चिमी झिंजियांग उइगुर क्षेत्र है, ठीक है। तो ये देखिए चीन का उइगुर क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से जो है चीन जो है एक आर्थिक गलियारा बना रहा है जो कि POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर जाता है, और फिर ये यहाँ से इस्लामाबाद होते हुए ऐसे करते करते ये ग्वादर नाम का एक बंदरगाह है समंदर में, वहाँ तक चला जाता है। तो यहाँ पे क्या करेगा चीन जो है कई सारे मतलब यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन चलाएगा माल ढुलाई के लिए, ट्रेन में सामान लादा सीधे सीधे आके ग्वादर पोर्ट पे चला गया, और ग्वादर बंदरगाह पे जाने का मतलब है कि बंदरगाह पे सामान आ गया, फिर इससे ये कई देशों में अपने सामानों को बेच सकेगा। तो ट्रांसपोर्ट में आसानी होगी। और आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये लाइन पूरे पाकिस्तान को धीरे धीरे कब्जा कर रही है, मतलब जब चाहे चीन चीन ने पाकिस्तान को इतना पैसा दे डाला है। और यहाँ से देखिए आर्थिक गलियारा भी बना रहा है, यानी कि चीन के सैनिक जो है ये चारों तरफ इसके आसपास होंगे। तो चीन जब चाहे तब जो है पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में ले सकता है कि भैया तो तुमने मेरा पैसा खाया है, पहले पैसे दो नहीं तो हम तुम्हारी ज़मीन कब्जा कर लेंगे, यही होता है आजकल। तो चीन की यही पॉलिसी है, धीरे धीरे ये कई सारे देशों पे अपना कब्जा कर रहा है। हांगकांग को निगल ही गया ये, तिब्बत को भी निगल गया और भूटान को भी निगलने के चक्कर में है, और साथ में हमारा अरुणाचल प्रदेश और सॉरी जम्मू कश्मीर है उसको भी जो है मतलब निगलने के चक्कर में है। खैर भारत में तो ये इंटर कर नहीं पाएगा। हम बात कर रहे थे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की, ठीक है। तो मैप में हमने देखा कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रहा है। आपको बता दूं ये जो डील हुई है, ठीक है, ये पाकिस्तान और चीन के बीच का एक द्विपक्षीय परियोजना है, यानी कि दोनों पक्ष सहमत हैं इसलिए ये परियोजना शुरू हुई है। इसका उद्देश्य है ऊर्जा औद्योगिक और अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के साथ राजमार्गों और रेलवे और पाइपलाइन के नेटवर्क से पूरे पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ाना। तो खैर ये पाकिस्तान में देखिए पूरी जितनी भी वहाँ की योजनाएं परियोजनाएं उस पर कब्जा करना चाहता है चीन। वहाँ पे गैस का कनेक्शन भी चीन देगा, रेलवे को भी कंट्रोल करेगा चीन, मतलब जितनी चीज़ें हैं एवरीथिंग को कंट्रोल कौन करेगा, चीन करेगा। तो धीरे धीरे पाकिस्तान जो है ये चीन के कब्जे में जाता हुआ दिख रहा है। देखिए CPEC यानी कि जो आपका चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, इसके बारे में बात करें तो याद रखिएगा इसको एक लाइन में कि ये उत्तरी पश्चिमी झिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र और पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में जो ग्वादर बंदरगाह है इसको जोड़ने वाली ये बुनियादी ढांचा परियोजना है, और इसका 3000 किलोमीटर लंबा मार्ग है, यानी कि 3000 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ग्वादर तक की।
तो उसको नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना को कितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी? तो देखिए, चौरी चौरा की घटना, चौरी चौरा कांड के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। तो चौरी चौरा कांड क्या है, इसके बारे में और इससे जुड़े इतिहास से कुछ मतलब इतिहास के कुछ मैं महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊंगा, उसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, चौरी चौरा की घटना जो है, इसको 100 साल पूरे हो गए हैं। कितना? 100 साल पूरा हो गया है। तो इसलिए ये चर्चा में है। और जो लोग उत्तर प्रदेश से होंगे या फिर गोरखपुर जिले से होंगे, उनको पता होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है, वहीं पर ये प्लेस चौरी चौरा स्थित है। और चौरी चौरा एक विधानसभा भी है, जहाँ पे हमारे मित्र अखिलेश गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे हैं, और मेरे छोटे भाई भी हैं अखिलेश गुप्ता जी। तो अगर आप चौरी चौरा विधानसभा से हैं, तो आप जो है, उनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, थोड़ा चुनाव प्रचार भी हो जाए तो उस पर आप वोट दे सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, लोकतंत्र है, आपको जहाँ समझ में आए वहाँ वोट करिए। तो हम बात कर रहे हैं चौरी चौरा की, आपको याद रहे इसलिए मैंने ये स्ट्राइक कर दिया, चुनाव से जोड़ दिया इसको। देखिए, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई थी। और जो ये हिंसक घटना थी, ये किसानों के और क्रांतिकारियों के द्वारा जो है, एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी, जिसमें जो है 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। यानी कि जो किसान और पुलिस क्रांतिकारी थे, इन्होंने मिलकर जो है एक थाने में आग लगा दी चौरी चौरा में, और उसी थाने के अंदर बंद करके कुल 22 पुलिसकर्मियों को जो है जला दिया गया था जिंदा। और इसी घटना से महात्मा गांधी दुखी हो गए, कहें कि देखो, अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो तुम्हें इस तरीके के जो है घटनाओं को अंजाम देने से बचना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलता है, अगर प्यार से हम लोग जो है समझौता कर लें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो इसी घटना से क्षुब्ध हो गए महात्मा गांधी, और उन्होंने कांग्रेस से कह दिया कि जो मैं असहयोग आंदोलन है, इसको वापस लेता हूं। तो देखिए, 12 फरवरी 1922 को जो है, जो चौरी चौरा का घटना हुआ था, उसके बाद महात्मा गांधी ने दुखी होने के बाद 12 फरवरी 1922 को जो अपना असहयोग आंदोलन था, इसको वापस ले लिया। इतिहास के रूप मतलब प्रश्न के रूप में ये एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस तिथि को जो है असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो ये तिथि है 12 फरवरी 1922। तो 12 फरवरी, देखिए फरवरी का महीना चल भी रहा है, तो जल्द ही 12 फरवरी आपके सामने आ भी जाएगा, और उस दिन कुछ अच्छा सेलिब्रेशन भी होगा। देखिए, महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को जो है अंग्रेज सरकार के खिलाफ इस असहयोग आंदोलन को शुरू किया था, जो कि खत्म कब हुआ? 12 फरवरी 1922 को। सातवां कि हाल ही में किस देश में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने शासन की 70वीं वर्षगांठ मनाई? तो देखिए, महारानी एलिजाबेथ का जब भी नाम याद आए तो याद रखिएगा, ये यूनाइटेड किंगडम की महारानी है, और 70 साल हो गए इनको शासन करते हुए। और ये अब तक जो है, मतलब एक रिकॉर्ड बना चुकी हैं कि ये सबसे लंबे समय तक जो है यूनाइटेड किंगडम में शासन करने वाली महारानी बन गई हैं। देखिए, आपने राष्ट्रमंडल के बारे में सुना होगा, यानी कॉमनवेल्थ वेल्थ के बारे में सुना होगा। देखिए, राष्ट्रमंडल प्रजाभूमि या फिर राष्ट्रमंडल प्रदेश, जिन्हें अंग्रेजी में जो है कॉमनवेल्थ रेलम कहा जाता है, ये राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल के उन सार्वभौमिक राष्ट्रों को कहा जाता है जिन पर एक शासक महारानी एलिजाबेथ का राज है, ठीक है। तो ये पूरे कॉमनवेल्थ की जो है महारानी है, साथ में यूके की महारानी है ही। देखिए, ये मैं कॉमनवेल्थ पे क्यों चलाया डायरेक्ट, बहुत सारे लोग अभी कहते हैं कि हमें जो है आज़ादी लीज पे मिली है। देखिए, इसमें थोड़ा बहुत अगर डॉक्यूमेंटेशन देखा जाए तो उसमें कुछ ऐसी बातें कही गई थी जब भारत को आज़ाद किया गया था। चलिए ठीक है, आप 99 साल तक शासन चलाइए, फिर देखते हैं आप चला पाते हैं सही से कि नहीं आगे, फिर उसको कंटिन्यू किया जाएगा। जैसे आजकल मुंबई और दिल्ली और बड़े शहरों में फ्लैट मिल रहे हैं, वो भी जो है आपको 100 साल की लीज पे मिलते हैं, ठीक है। 100 साल तक आपका इस फ्लैट पे अधिकार रहेगा, बाकी उसके बाद देखा जाएगा। तो 100 साल तक आप जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये ईश्वर के ऊपर डिपेंड करता है, और आपके खान पान पे और आपके जो है आयु पे डिपेंड करता है, कैसे आपकी लाइफ स्टाइल है। तो देखिए, आज़ाद तो बहुत सारे देश हुए हैं, लगभग 55-56 देश जो है जो अंग्रेजों के कब्जे में थे, आज़ाद हो गए। सबको एक जो है शर्त पे आज़ाद किया गया कि चलो ठीक है, तुमको हम 99 साल की लीज पे जो है आज़ादी देते हैं। तो उन सभी की महारानी कही जाती है कौन? महारानी एलिजाबेथ, ठीक है। इनका शासन वहाँ पे अभी भी है, कहीं पे आंशिक रूप से है, कहीं पे बस नाम का बस शासन है, चलो ठीक है, हम तुम हमारे अंडर में हो। तो ये सारे देश जो है, ये राजसत्ता, शासक और राज परिवार और उत्तराधिक्रम को जो है साझा करते हैं, यानी कि इनके बाद जो भी आएगा वो यूके और कॉमनवेल्थ का जो है शासक कहलाएगा। तो खैर, भारत में देखिए, लोग अभी भी समझते हैं कि हमारा राष्ट्रपति हमारा सब कुछ है, तो अच्छी बात भी है। अब खैर, मतलब यूके की हिम्मत क्या, मतलब अब कोई भी देश जो है भारत पे कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम सशक्त हो गए, हमारे पास सारे वेपन्स वगैरह जो है, मतलब परिपूर्ण हम हैं, हर लड़ाई जीत सकते हैं। और हमने
65, 71 और 1999 की लड़ाई भी जीती है पाकिस्तान से, यानी कि 3 लड़ाइयाँ हम जीत भी चुके हैं। तो हमारा हौसला बुलंद है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ ने कौन सा राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन शुरू किया? तो देखिए, हाल ही में मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ ने जो है आहट ऑपरेशन को शुरू किया है। देखिए, जो आपका ये एएएसटी ऑपरेशन है, ठीक है, तो इससे जो है ये ट्रैक करेंगे कि कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है, मतलब एक्टिविटी को ट्रैक करके, और जितने भी मानव तस्कर हैं उनको जो है पकड़ेंगे। देखिए, भारतीय रेलवे जो प्रतिदिन देश भर में लगभग 21,000 ट्रेनों का संचालन करता है। ये उन तस्करों के लिए परिवहन का सबसे विश्वसनीय साधन है जो अक्सर अपने पीड़ितों को लंबी दूरी तक ट्रेनों में ले जाते हैं। यानी कि ये क्या करेंगे, कश्मीर में कब्जा उनको किडनैप करेंगे और उसको नशीली दवाएं खिलाकर बोरी में भरकर, या फिर जैसे भी हो, उसको लेके जाएंगे कन्याकुमारी तक, जहाँ तक उनको ले जाना हो। तो ट्रेन इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे चीपेस्ट माध्यम मिल जाता है इनको, इसीलिए जो है ये ऐसा काम करते हैं मानव तस्कर। और अब आप सोच रहे होंगे ये किडनैप करके लोगों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों ले जाते हैं। बहुत सारे, देखिए, बहुत सारे लोगों को बेच दिया जाता है, ऐसे जो लड़कियां होती हैं उनको ये लोग जो है एक जगह से दूसरे तक सप्लाई कर देते हैं। या फिर बहुत सारे लोगों को जो है ये जो पुरुष वगैरह जो भी हों, तो उनको ले जाके उनको बेच देंगे। उनकी यहाँ किडनी, मतलब जो भी पार्ट है शरीर के यूज़फुल हैं, तो उनको वो जो है निकाल निकाल के बेचते हैं मानव तस्कर। तो मानव तस्कर ये विभिन्न रूप से जो है ऐसे आपराधिक जो भी हो इनकी गतिविधियां हैं उसको अंजाम देते हैं। तो भारतीय रेलवे के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमने भारतीय रेलवे के बारे में बहुत कुछ जान लिया कि रेलवे में अच्छी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन रेलवे का एक जो है गलत दुरुपयोग भी हो रहा है, मतलब गलत तरीके से यूज़ भी हो रहा है। देखिए, भारतीय रेलवे के बारे में पूछा जाता है कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी। तो ये इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। और भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने। तो देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो नए निदेशक बने हैं इनका नाम है डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। देखिए, जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रमुख संस्थान अनुसंधान केंद्र है। और ये उपग्रह कार्यक्रमों के लिए रॉकेट और अंतरिक्ष वाहनों में माहिर है। और देखिए, जो आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है इसका स्थापना 21 नवंबर 1963 का हुआ था। और ये जरूर याद रखिएगा कि इसका मूल संगठन इसरो है, यानी कि इसरो की ही एक ब्रांच है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। और इसके नए निदेशक कौन बन गए हैं, डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जाएगा, इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। अगला है कि स्वतंत्र भारत में पहली क्षुद्र ग्रह खोजों का नेतृत्व करने वाले किस वैज्ञानिक का निधन हो गया। तो देखिए, एक साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक थे आर राजा मोहन, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये स्वतंत्र भारत में जो एस्टेरॉइड्स होते हैं यानी कि क्षुद्र ग्रह होते हैं, तो क्षुद्र ग्रह की खोजों का लीडरशिप करने वाले ये पहले वैज्ञानिक थे। अगला कि कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। तो देखिए, अभी तक जो जितने भी वैक्सीन थे वो डीएनए बेस्ड नहीं थे। तो डीएनए वैक्सीन अभी हाल ही में भारत ने बनाई, और इस वैक्सीन का नाम जो है दिया गया, क्या नाम दिया गया इसको जो है, देखिए, इसको नाम दिया गया है जायकोडी, ठीक है, ZYCOV-D, ठीक है। तो जो आपका ये ZY जो है ये एक कंपनी है जाइडस, तो इसको जो है ये मतलब रिप्रेजेंट करता है। को का मतलब कोरोना हो गया, और डी का मतलब हो गया डीएनए। तो देखिए, ऐसे नामकरण कितना बढ़िया किया गया है, कंपनी का नाम दिया गया और किसके लिए बनाई गई वैक्सीन है, और ये किस प्रकार की वैक्सीन है, तो ये डीएनए वैक्सीन है। तो जो आपका जायको डी है ये दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है। प्लाज्मिड मतलब होता है क्या, जो लोग बायोटेक वाले हैं उन्हें पता होगा, ऐसे गोल मतलब ऐसे गोलाकार डीएनए होता है, इसमें कुछ ऐसे ऐसे सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के। तो उसमें कुछ जो है विशेष जीन इंसर्ट करा दिया जाता है, यानी कि इतना हमने डीएनए का पार्ट काट लिया, और इसमें हमने क्या किया, एक नया डीएनए डाल दिया जो कि कुछ एंटीबॉडीज़ बनाएगा आपकी बॉडी में किसी विशेष प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया या फिर जिसके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके खिलाफ। तो प्लाज्मिड डीएनए में हम ऐसे इंसर्ट करा देंगे ऐसे डीएनए को जो कि जो है बार बार मल्टीप्लाई करे और कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ वगैरह भी बनाए जो कोरोना के खिलाफ जो है एक तरीके से कहा जाए रामबाण हो, यानी कि कोरोना को किल कर दे। तो ये इसीलिए प्लाज्मिड डीएनए इसको नाम दिया गया है। प्लाज्मिड के बारे में आप पढ़ सकते हैं गूगल वगैरह पे भी। बाकी इतनी जानकारी काफ़ी है कि प्लाज्मिड गोल गोल ऐसे डीएनए होता है, इसमें काट के ऐसे जीन को डाल देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है, तो वो क्या करता है अपना काम अंजाम दे देता है बॉडी के अंदर ही।
तो ये दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है जिसका नाम है जायकोडी। इसको बनाया है एक कंपनी है जिसका नाम है कैडिला, जायडस कैडिला, ठीक है। और ये कंपनी अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात, सॉरी हाँ, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, इसको याद रखिएगा। और आपको भी बता दूं ये दर्द रहित और बिना सुई का टीका है, ठीक है। बिना सुई लगाए जो है इसको लगाया सकता है, बिना इंजेक्ट किए। और ये 28 दिन और 56 दिन के अंतराल पर दिया जाता है। देखिए कंपनी भारत बायोटेक है। भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित जो आपकी वैक्सीन थी, पहली वैक्सीन, ठीक है, जिसका नाम था कोवैक्सीन। तो ये भारत में बनी पहली वैक्सीन थी और इसको आपातकालीन प्राधिकरण के द्वारा कहा गया था चलो ठीक है इस वैक्सीन को लगाओ पूरे भारत में। तो कोवैक्सीन लगनी चालू हो गई, उसके बाद में बहुत सारी वैक्सीनें आई भारत में, विदेशों से भी हमने बहुत सारे वैक्सीन मंगाए। लेकिन ये भारत की जो पहली स्वदेशी वैक्सीन थी, इसका नाम क्या था, इसका नाम था कोवैक्सीन। और इसको भारत बायोटेक ने बनाया था, इसको जरूर याद रखिएगा। और देखिए स्वदेश निर्मित एक और वैक्सीन आ गई है, जायको डी। ये प्लाज्मिड डीएनए बेस्ड वैक्सीन है और इसको अहमदाबाद से स्थित एक कंपनी है जायडस कैडिला ने बनाया इसको। और इसके मतलब अभी हाल ही में इसको अप्रूवल भी मिल गया है कि इसको अब आम जनता को दिया जाए इसके डोजेस को। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन वीडियो पे। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन बन गई है, बताइए। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस टीम ने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया है, बताइए। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हेक्टर वेलर ने इस्तीफा दे दिया, बताइए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने के नए निदेशक कौन बने, बताइए। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस सार्थजेताकिस का निधन हो गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। तो का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस व्यक्ति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो देखिए इनका नाम है एम जगदीश कुमार। इनको यूजीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने किसे वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए नियुक्त किया है, तो ये व्यक्ति आपकी सोनाली सिंह है। और अगला था कि मराठी और हिंदी फिल्मों के किस अभिनेता का निधन हो गया, तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं रमेश देव। और नेक्स्ट था कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक को किसने लिखा है, तो उसको लिखा है नवदीप सिंह गिल ने। और पांचवा था कि इंडिया दैट इज भारत कोलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, जे साई दीपक जी हैं। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।